हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम पे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे थे और फोटोसिंथेसिस में आपको हम C4 साइकिल तक पढ़ा दिए थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन लास्ट टाइम पे C3 साइकिल तक हम आपको बता दिए थे, केल्विन साइकिल तक बता दिए थे। फोटो रेस्पिरेशन और C4 साइकिल हमको बताना है। तो C4 साइकिल के पहले हम फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल के बारे में बात करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में O2 का फिक्सेशन होना और CO2 का निकलना। जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्लांट O2 लेके CO2 निकालता है, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। आप चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में लाइट के प्रेजेंस में प्लांट रेस्पिरेशन करने लगा, तो इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो लाइट डिपेंडेंट फिक्सेशन ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। लाइट के प्रेजेंस में O2 लेके CO2 का निकलना फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल C3 प्लांट्स। ध्यान देना, C3 प्लांट में बेटा, C3 प्लांट में C3 साइकिल तो हो ही रहा था, लेकिन C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन भी होने लगता है, कभी कभी होने लगता है रूबिस्को एंजाइम के ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से। इट अकर्स इन ऑल C3 प्लांट्स ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम। और जब ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे नो ATP एंड NADPH2 सिंथेसाइज्ड। जब प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, कोई भी ATP और NADPH2 नहीं बनता है, बल्कि ध्यान देना, नो ATP एंड नो NADPH2 सिंथेसाइज्ड, और कोई भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं बनता, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। रादर 1 ATP लॉस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट टू रीजनरेट 3 PGA। बल्कि ध्यान देना, बल्कि मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है, कोई भी ATP, कोई भी NADPH2 नहीं बनना है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं बनना है। मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस है जिसमें कुछ नहीं बनना है। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का जिसमें कुछ भी नहीं बनता है। तो रादर 1 ATP लॉस अकर्स, बल्कि 1 ATP का लॉस हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में 3 PGA को रीजनरेट करने में। दस इट इज़ टोटली वेस्टफुल प्रोसेस। ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, ये फालतू का प्रोसेस है, बेकार का प्रोसेस है। इससे C3 प्लांट को कोई भी फायदा नहीं मिलता, इससे प्लांट को कोई भी फायदा नहीं मिलता। फिर आप बोलोगे ये होता क्यों है, क्यों हो जाता है? ये रूबिस्को एंजाइम के पागलपंथी की वजह से हो जाता है। जो रूबिस्को एंजाइम है वो रूबिस्को, CO लास्ट में CO का मतलब कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा तो अच्छा होगा। रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा तो CO2 फिक्स करेगा, C3 साइकिल चलेगा। लेकिन वही रूबिस्को एंजाइम अगर ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा तो ऑक्सीजन का फिक्सेशन कराएगा, C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन होगा। और फोटो रेस्पिरेशन में मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है, बल्कि एक ATP का लॉस ही होना है। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है ना। कंडीशंस फॉर फोटो रेस्पिरेशन, मतलब फोटो रेस्पिरेशन किन किन कंडीशंस में होता है? फोटो कंडीशंस फेवरिंग फोटो रेस्पिरेशन। कौन कौन से कंडीशंस है जो फोटो रेस्पिरेशन को फेवर करते हैं? हाई O2, लो CO2, हाई टेम्परेचर, हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस, ये सब फोटो रेस्पिरेशन को फेवर करते हैं। और बेटा ध्यान देना, ये रूबिस्को एंजाइम है, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन डुअल एक्टिविटी है। रूबिस्को एंजाइम के पास डुअल एक्टिविटी होता है, डुअल एक्टिविटी। इट कैन कैटेलाइज बोथ कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज ऑक्सीजनेशन रिएक्शंस। ये कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों की तरह काम कर सकता है। CO2 आएगा तो ये कार्बोक्सिलेज बन जाएगा, ये CO2 का फिक्सेशन करा देगा, और जब ये CO2 का फिक्सेशन कराएगा, कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, तो C3 साइकिल चलेगा, केल्विन साइकिल चलेगा। और अगर ऑक्सीजन इसको मिलेगा तो ये ऑक्सीजनेज बन जाएगा, जिससे ये C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन कराएगा। और फोटो रेस्पिरेशन टोटली वेस्टफुल प्रोसेस होता है, इससे प्लांट का कोई भी फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो रूबिस्को एंजाइम के पास डुअल सबस्ट्रेट एक्टिविटी है, डुअल सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है। ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह काम करेगा ये डिपेंड करता है इसको क्या मिल रहा है। O2 मिलेगा तो ऑक्सीजनेज, CO2 मिलेगा तो कार्बोक्सिलेज। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और बात करते हैं। लिख लीजिए,
तो एक चीज़ आपको हम ये बता दें, ये जो O2 है और CO2 है, दो एक्टिव साइट तो एक ही है लेकिन सबस्ट्रेट दो हैं रूबिस्को के, O2 और CO2। दोनों में ज़बरदस्त कंपटीशन होता है रूबिस्को के एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए। मतलब O2 और CO2 में कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बोथ O2 एंड CO2 competes for binding with रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम से बाइंड करने के लिए O2 और CO2 में कंपटीशन होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो बाइंडिंग होता है बेटा कॉम्पिटिटिव होता है। ध्यान देना, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होता है। रूबिस्को का कॉम्पिटिटिव, O2 और CO2 का जो बाइंडिंग होता है कॉम्पिटिटिव होता है, दोनों में कंपटीशन होता है। तो ये बताइए, एक बार में बाइंड सिर्फ एक ही करेगा, दोनों साथ में बाइंड नहीं कर सकते, दोनों में कंपटीशन होता है। तो कौन बाइंड करेगा, O2 बाइंड करेगा या CO2 बाइंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वही बाइंड करेगा। मोलर concentration of O2 and CO2 determines the binding, मतलब O2 बाइंड करेगा या CO2 बाइंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर, O2 एंड CO2 के ऊपर। और रूबिस्को भी चाहता है कि CO2 बाइंड करे, रूबिस्को एंजाइम चाहता है कि CO2 बाइंड करे। क्यों? रूबिस्को का एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा रहता है। रूबिस्को हैज मोर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। रूबिस्को का जो एफिनिटी है, लगाव है, CO2 के लिए ना ज़्यादा है O2 की तुलना में। मतलब रूबिस्को का जो एफिनिटी है डिफरेंशियल है, इक्वल नहीं है दोनों के लिए। CO2 के लिए ज़्यादा है, O2 के लिए कम है। मतलब रूबिस्को भी चाहता है कि CO2 बाइंड करे ताकि कार्बोक्सिलेशन हो, C3 साइकिल चले, O2 बाइंड ना करे। क्यों? क्योंकि जब O2 बाइंड करेगा C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन चल जाएगा, और फोटो रेस्पिरेशन से प्लांट का नुकसान होना है, मिलने वाला नहीं है। तो रूबिस्को भी चाहता है, प्लांट भी चाहता है कि C2 साइकिल ना चले, फोटो रेस्पिरेशन ना हो, C3 साइकिल चले। क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन ये बेस्टफुल प्रोसेस है, मिलना मिलाना कुछ नहीं, सिर्फ लॉस ही होना है ना। तो हमने बोला कंसंट्रेशन O2 और CO2 का डिसाइड करता है कि कौन बाइंड करेगा। अगर, ध्यान देना, अगर इफ CO2 और O2 का जो रेशियो है हाई है, रेशियो हाई होने का मतलब क्या है बेटा? CO2 ज़्यादा है, O2 कम है। अगर ऐसा है, रूबिस्को को मिल रहा है, अगर रूबिस्को को ज़्यादा CO2 मिल रहा है, O2 कम, तो क्या चल जाएगा? C3 साइकिल ऑपरेट्स। ऐसे कंडीशन में C3 साइकिल चल जाएगा। और अगर इफ CO2 और O2 का रेशियो कम है, कम होने का मतलब CO2 कम, O2 ज़्यादा है। O2 ज़्यादा होगा तो क्या चल जाएगा? C2 साइकिल ऑपरेट्स, मतलब फोटो रेस्पिरेशन चल जाएगा। और अगर इफ CO2 और O2 इसका रेशियो इक्वल है, ये किसका सिंबल है? बराबर है, इक्वल रेशियो है, तो ऐसे कंडीशन में भी चलेगा C3 साइकिल। क्यों? बराबर है तब C3 काहे चल रहा है? क्योंकि रूबिस्को का एफिनिटी CO2 के लिए क्या है? ज़्यादा है। तो प्लांट भी चाहता है कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो, C2 साइकिल ना हो, C3 साइकिल चले, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन से प्लांट का नुकसान हो जाता है ना। तो ये है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और पता है ये जो फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल है, 3 सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन। जो फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है बेटा, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में 3 सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं। इन तीनों सेल ऑर्गेनेल का हम नाम लिख के आपको दिखा देते हैं।
3 सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन। क्या क्या? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं। 3 सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल पूरा बना के हम दिखा रहे हैं आपको। आप इसको लिख लीजिए पहले। यहाँ पे बेटा हम फोटो रेस्पिरेशन दिखा रखे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए पूरा फोटो रेस्पिरेटरी साइकिल दिखा रखे हैं, C2 साइकिल दिखा रखे हैं। तो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। 3 सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन। क्या किया? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया 3 सेल ऑर्गेनेल हैं जो फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं बेटा, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। देखिए ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ये भी प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहा है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा को जूलॉजी में गैप जंक्शन बोलते हैं ना, जूलॉजी में एनिमल सेल्स में गैप जंक्शन बोलते हैं। तो ये देखिए तो कहानी शुरू होता है। ये RUBP है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है, और यहाँ पे एंजाइम है रुबिस्को। लेकिन रुबिस्को यहाँ पे ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेज की तरह काम नहीं कर रहा है। कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता तो केल्विन साइकिल या केल्विन साइकिल चलता, C3 साइकिल चलता। तो देखिए यहाँ पे रुबिस्को ऑक्सीजनेज है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया, इसका मतलब रुबिस्को को CO2 से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल गया होगा, तो ये ऑक्सीजनेज बन गया। तो RUBP से यहाँ से चल गया फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल बन गया फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट में 2 कार्बन होता है, 3PGA में 3 कार्बन होता है। तो सबसे पहले ये बना फॉस्फोग्लाइकोलेट, हैव 2 कार्बन्स, ये सबसे पहला प्रोडक्ट है। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन, सो कॉल्ड C2 साइकिल। तो ध्यान देना, फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, उसमें 2 कार्बन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं C2 साइकिल। और ये एक मॉलिक्यूल बन गया 3PGA का, तो 3 2 5 कार्बन ना। RUBP में भी 5 कार्बन होता है। O2 का फिक्सेशन कर गया, रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा है, O2 का फिक्सेशन कर दिया, तो ये बन गया। अब ये जो ध्यान देना, अब आपको ये ध्यान देना है कि जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है बेटा, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, एक एंजाइम काम करेगा फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट निकाल देगा, IP या PI कुछ भी आप बोलते हो ना, ये फॉस्फेट ग्रुप निकाल देगा। तो ये बन जाएगा ग्लाइकोलेट। और ये जो ग्लाइकोलेट है, 2 कार्बन कंपाउंड, ये क्लोरोप्लास्ट से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आ गया पेरोक्सिसोम में, ग्लाइकोलेट आ गया यहाँ से यहाँ। अब एक एंजाइम काम करेगा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ये मार्कर एंजाइम है, मेन एंजाइम है। ये एंजाइम ग्लाइऑक्सिलेट बना देगा प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बना देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है और H2O2 बन जाता है प्लस ग्लाइकोलेट, और ग्लाइकोलेट से बन जाता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड। और ये जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अब इसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा ग्लाइसिन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये ग्लाइसिन का डिकार्बोक्सिलेशन करा देगा, इससे CO2 निकाल देगा। तो देखिए ये जो CO2 है, एक्चुअल में अमोनियम आयन ऐड होता है, अमोनियम आयन ऐड होता है और CO2 निकलता है। CO2 निकल के एटमॉस्फेयर में चला गया। तो याद है ना, ऑक्सीजन का फिक्सेशन करके CO2 निकालना फोटो रेस्पिरेशन था। तो CO2 निकल रहा है। ये बताइए, फोटोसिंथेसिस करना था, फोटोसिंथेसिस में प्लांट तो CO2 लेता है, ये CO2 निकालने लगा, इसलिए तो बोलते हैं कि ये वेस्टफुल है। तो ये CO2 निकल गया, CO2 लॉस होकर एटमॉस्फेयर में चला गया। तो CO2 लॉस कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। और ग्लाइसिन के डिकार्बोक्सिलेशन से सेरिन बन गया, और यहाँ पे NAD से NADH बनता है, ठीक है। और ये जो सेरिन है, सेरिन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम में पहुँच गया,
और सेरिन से बनेगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाइड्रोक्सी पायरुवेट से बनता है ग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट बनता है। और यहाँ पे इसका उल्टा होगा, यहाँ NAD से NADH2 बना था, यहाँ पे NADH रिड्यूस होके NAD बन जाएगा, ऑक्सीडाइज होके NAD प्लस बना देगा और ये ग्लिसरेट बन गया। और ये जो ग्लिसरेट है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में आ गया और ग्लिसरेट से बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंजाइम है ग्लिसरेट काइनेज, और एक ATP खर्च होगा यहाँ पे देखिए और बन गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये बताइए ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है 3 कार्बन कंपाउंड, ये फिर से क्या हुआ, ये फिर से देखिए फिर से रीजनरेट हो गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। इसमें आप देखिए कहीं भी कोई भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट बना है क्या, नहीं बना। कहीं पे कोई एक्स्ट्रा ATP या NADPH2 मिला क्या, नहीं मिला, बल्कि एक ATP यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में खर्च ही हो गया। तो ये बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन से ना प्लांट का प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। तो देखिए ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन बन सकता है, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन किस ऑर्गेनेल में यूटिलाइज नहीं हुआ। यहाँ भी ऑक्सीजन यूज हो रहा है और यहाँ भी ऑक्सीजन यूज होता है जिससे H2O2 बनता है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और CO2 लॉस कहाँ होता है, एंड CO2 लॉस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखिए CO2 लॉस हो रहा है, विच डिक्रीजेस प्लांट प्रोडक्टिविटी, जिससे ये जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स का प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन चलने लगता है। किसकी वजह से? रूबिस्को के ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। और जब रूबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है तो प्लांट का प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। प्लांट भी नहीं चाहता है, इवन प्लांट भी नहीं चाहता है कि रूबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम करे, ठीक है। लेकिन जैसे रूबिस्को को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगता है, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा इम्पॉर्टेंट है, जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट्स। अच्छा अभी हमने बताया था कंडीशंस फेवरिंग फोटो रेस्पिरेशन, हाई टेम्परेचर, हाई O2, लो CO2, हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, ये सब कंडीशंस है जो फोटो रेस्पिरेशन को फेवर करते हैं। हाई O2 लो CO2, जाहिर सी बात है CO2 कम रहेगा, O2 ज़्यादा रहेगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। हाई टेम्परेचर एंड हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस, सनलाइट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। सन लाइट और टेम्परेचर दोनों कनेक्टेड है क्योंकि दोनों का सोर्स एक ही है सन। तो लाइट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है उसमें O2 और CO2 दोनों रिड्यूस होते हैं, दोनों का डिजोल्यूशन रिड्यूस हो जाता है। रूबिस्को को दोनों कम मिलते हैं, लेकिन CO2 ज़्यादा रिड्यूस होता है, O2 कम रिड्यूस होता है। CO2 ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, O2 कम रिड्यूस होगा, मतलब रूबिस्को को ज़्यादा क्या मिलेगा दोनों में से कंपैरेटिवली, O2 ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा CO2 की तुलना में। तो जाहिर सी बात है वो किसका काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, फोटो रेस्पिरेशन कराएगा ना। तो ये आप नोट कर लीजिए। जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म होता है। रूबिस्को के एक्टिव साइट के आसपास CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म होता है और वो मैकेनिज्म इंश्योर करता है, सुनिश्चित कराता है कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करेगा। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, कर लीजिए, लिख लीजिए। तो एक लाइन हम यहां पे लिख देते हैं, फोटो रेस्पिरेशन occurs in C3 plants, not in the C4 plants, because जो C4 प्लांट्स है ना, बिकॉज C3 प्लांट में जाहिर सी बात है रूबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम कर सकता है लेकिन C4 प्लांट में नहीं कर सकता। नॉट इन द C4 प्लांट बिकॉज दे मतलब C4 प्लांट्स हैव CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म
in bundle sheath cells, in bundle sheath cells, which ensures Rubisco function as carboxylase, not the oxygenase, तो इसका क्या मतलब है सुन लो बेटा। जो फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होता है लेकिन C4 प्लांट में नहीं होता, क्योंकि C3 प्लांट में रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम कर सकता है जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन C4 प्लांट में CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म होता है बंडल शीथ सेल में, जिसमें रुबिस्को के आसपास में सिर्फ CO2 ही होगा, O2 होगा ही नहीं, तो वो ऑक्सीजनेज की तरह नहीं काम कर पाएगा, सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। ये CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म होता है जो C4 प्लांट्स में होता है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा, नोट कर लें आप। तो जो C4 साइकिल होता है बेटा, C4 साइकिल को हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं, और ये इन C4 प्लांट्स रुबिस्को फंक्शन एज ओनली कार्बोक्सिलेज नॉट द ऑक्सीजनेज ड्यू टू द CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म एट द एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को इन बंडल शीथ सेल्स। तो बंडल शीथ सेल्स में बेटा आप देखोगे रुबिस्को एंजाइम होगा, लेकिन रुबिस्को एंजाइम के आसपास O2 होगा ही नहीं, सिर्फ CO2 होगा, तो वो सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। तो C4 प्लांट जो होते हैं ये C3 प्लांट से ही इवॉल्व हुए हैं, और इनमें रुबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करता। ये जो C4 साइकिल है इसका पूरा बायोकेमिकल पाथवे हैच एंड स्लैग, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, इसलिए नाम पड़ गया हैच एंड स्लैग पाथवे। तो एक चीज़ ध्यान देना, ये जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स की खासियत क्या है? द लीव्स ऑफ ऑल C4 प्लांट्स, जो C4 प्लांट्स होते हैं इनका जो लीफ होता है, लीफ वो C3 प्लांट के लीफ से अलग होता है, दोनों में एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है। द लीव्स ऑफ C4 plants are anatomically different from the leaves of C3 plants, जो C4 प्लांट का लीफ होता है वो C3 प्लांट के लीफ से डिफरेंट होता है, दोनों में एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है। कैसे? बिकॉज जो C4 प्लांट हैं, C4 के प्लांट के लीफ में दो अलग अलग सेल्स हैं, टू डिफरेंट सेल्स हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, जबकि इन ऑल C3 प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट सिर्फ मेजोफिल सेल में था, जबकि C4 प्लांट में मेजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल्स, दो अलग अलग सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। इन C4 plants, in the leaves of C4 plants, C4 प्लांट के जो लीव्स है ना, क्लोरोप्लास्ट are present in two different type of cells, in two different type of cells, whereas in C3 plants, जो C3 प्लांट के लीव्स है ना, इन C3 प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट only in one type of cells, only in one type of cells,
इन लीफ में केवल एक ही टाइप के सेल्स हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, वो है मीजोफिल सेल्स। जबकि जो C4 प्लांट्स हैं इनमें दो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं बेटा, टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जहां पे क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। इन सेल्स का नाम क्या है? एक है मीजोफिल सेल्स और दूसरा है बंडल शीथ सेल्स। तो ध्यान देना, जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट के लीफ में दो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। जबकि C3 प्लांट में सिर्फ मीजोफिल सेल में ही, लीफ में मीजोफिल सेल में ही क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो ये एनाटॉमिकल डिफरेंस है। तो C4 प्लांट जो होते हैं इनका नाम ध्यान दो, C4 प्लांट में C4 साइकिल चलता है, ठीक है। C4 साइकिल क्यों बोलते हैं? पहले हम आपको एग्जाम्पल बता दें। एग्जाम्पल्स ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में C4 साइकिल चलता है बेटा, ध्यान देना। जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट में C4 साइकिल चलता है। और ये जो C4 प्लांट्स हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? मास याद रखना, मास का मतलब मेज मक्का, एमरंथस सॉर्गम ज्वार बाजरा जानते होगे भाई, ज्वार, और सुगर केन गन्ना, सुगर केन, ये सब C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो C4 प्लांट में C4 साइकिल चल रहा है। तो ये बताइए C4 साइकिल का नाम C4 क्यों पड़ा? C मतलब कार्बन, 4 कार्बन, क्योंकि इस साइकिल में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन होता है, इसलिए नाम पड़ गया C4 साइकिल। ध्यान देना, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इन चारों प्लांट में, C4 प्लांट्स में द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हैविंग 4 कार्बन्स सो कॉल्ड C4 साइकिल, इसलिए नाम पड़ गया C4 साइकिल, सो कॉल्ड C4 साइकिल, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, सबसे पहले प्रोडक्ट में 4 कार्बन है, इसलिए नाम पड़ गया C4 साइकिल। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है C4 प्लांट्स का, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है, इनके लीफ में आपने कभी सुना होगा क्रांज एनाटॉमी मिलता है। क्रांज एनाटॉमी फाउंड इन द लीव्स ऑफ ऑल C4 प्लांट्स। C4 प्लांट के लीफ में मिलता है क्रांज एनाटॉमी। क्या है अभी आपको हम बता देते हैं, आप इसको नोट कर लें, पहले लिख लीजिए। क्रांज एनाटॉमी, तो क्रांज एनाटॉमी जो होता है इसमें देखिए, क्रांज एनाटॉमी फाउंड इन द लीव्स ऑफ ऑल C4 प्लांट्स ओनली। जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट के लीफ में ही मिलता है क्रांज एनाटॉमी, बाकी और किसी प्लांट के लीफ में नहीं मिलता है। क्रांज का मतलब क्या है? क्रांज जो होता है एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है रेथ या रिंग लाइक। ध्यान देना, रेथ या रिंग लाइक। और ये रेथ या रिंग लाइक क्या दिखाता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। क्रांज एनाटॉमी में आप देखोगे C4 प्लांट के लीफ का अगर आप एनाटॉमी देखो, उसमें आपको क्रांज एनाटॉमी मिलेगा, और सेल्स का जो अरेंजमेंट होगा वैसे रिंग लाइक होगा, रिंग के फॉर्म में सेल्स का अरेंजमेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रांज एनाटॉमी। और डाइमॉर्फिक, डाई मतलब जो, मॉर्फ मतलब फॉर्म, मतलब छोटा बड़ा, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स। जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट के लीव्स में आप देखोगे बेटा, जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट के लीव्स में आपको डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म मिलेगा आपको इनके लीफ में। तो हमने बताया नहीं था, 2 टाइप के लीव्स हैं, 2 टाइप के लीव्स हैं जहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। दोनों सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, लेकिन दोनों सेल्स में एक जैसे नहीं होंगे, छोटे बड़े क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो देखिए ये पिंक कलर में ये वेस्कुलर बंडल है, ये अंदर जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है, ये जाइलम ये फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल को ये जस्ट
ये जो सेल्स सराउंड कर रहे हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। शीथ मतलब कवरिंग, बंडल शीथ सेल मतलब जो वैस्कुलर बंडल को कवर करे। और वैस्कुलर बंडल के बाहर कौन है? ये मेजोफिल सेल्स है, ठीक है। तो दो टाइप के, और इनमें ये जो डॉट डॉट बना हुआ है, डॉट डॉट, ये क्लोरोप्लास्ट है। मतलब क्लोरोप्लास्ट मेजोफिल सेल में भी है, बंडल शीथ सेल में भी है, C4 प्लांट में, जबकि C3 प्लांट में सिर्फ मेजोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो देखिए मेजोफिल सेल्स, जो मेजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स की क्या खासियत है हम आपको बता चुके हैं पहले ही, इसके पहले वाले क्लास में, कि C3 साइकिल दुनिया के हर एक प्लांट में चलता है। बेटा ध्यान देना, C3 साइकिल ऑपरेट्स इन ऑल द प्लांट्स ऑफ द बायोस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। चाहे C3 प्लांट में भी C3 साइकिल चलेगा, C4 प्लांट में भी C3 साइकिल चलेगा, कैम प्लांट में भी C3 साइकिल चलेगा। C3 साइकिल दुनिया के हर एक प्लांट में चलेगा, ध्यान देना, दुनिया के हर एक प्लांट में। C4 प्लांट में C4 साइकिल चल ही रहा है, साथ में C3 साइकिल भी चलेगा। कैम प्लांट में भी C3 और C4 साइकिल दोनों चलेगा, हम ध्यान देना। तो ये देखिए मेजोफिल सेल्स, जो मेजोफिल सेल्स है, ये जो बंडल शीथ सेल है उसके जस्ट बाहर होता है। तो दीज सेल्स सराउंड्स बंडल शीथ सेल्स, और ये जो मेजोफिल सेल्स होते हैं, दे आर थिन वॉल्ड, इनका सेल वॉल पतला होता है, लूजली अरेंज्ड होते हैं, ये हैविंग नॉर्मल साइज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो साइज होता है मेजोफिल सेल्स में नॉर्मल साइज का रहता है, है तो नॉर्मल साइज का, लेकिन बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट बड़ा साइज का होता है। तो इसकी तुलना में कंपैरिजन में मेजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होंगे ना, उनका साइज छोटा होगा, इसलिए लिखा जाता है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। मतलब यहाँ क्लोरोप्लास्ट बड़ा है, यहाँ पे छोटा। और बेटा ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्रेनल का मतलब आपको ग्रेना लैमली मिलेगा, ग्रेना लैमली, इसका मतलब ग्रेना लैमली में PS1 PS2 दोनों होता है, तो बोथ PS1 एंड PS2 प्रेजेंट, क्योंकि ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। और बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स, दोनों होगा। पेप्केज एंजाइम होगा। पेप्केज एंजाइम जो होता है, ये C4 साइकिल का एंजाइम है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा मेजोफिल सेल में प्रेजेंट। एंड रुबिस्को एंड ऑल C3 साइकिल एंजाइम सब्सेंट। मेजोफिल सेल में C4 साइकिल वाले एंजाइम्स मिलेंगे, C3 साइकिल वाले एंजाइम्स नहीं मिलेंगे। पेप्केज मिलेगा, रुबिस्को नहीं मिलेगा, रुबिस्को C3 साइकिल का एंजाइम है। और मेजोफिल सेल में C4 साइकिल चलेगा, C4 साइकिल ऑपरेट्स। आपको पता है बेटा, आपको पता है कि जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट में सिर्फ C3 साइकिल चलता है, लेकिन जो C4 प्लांट है उसमें C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों चलता है, लेकिन अलग अलग जगह पे चलता है, अलग अलग सेल पे चलता है। C4 प्लांट जैसे मेज, अमरंथस, सोरगम, सुगरकेन, इनमें C3 साइकिल होता है बंडल शीथ सेल में, C4 साइकिल होता है मेजोफिल सेल में। एक ही प्लांट में दोनों साइकिल होगा, लेकिन अलग अलग सेल में होगा, लीफ में, ठीक है। तो मेजोफिल सेल में C4 साइकिल चलेगा। और ये जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल, ये देखिए वैस्कुलर बंडल को सराउंड किया है, और बंडल शीथ सेल को सराउंड करते हैं मेजोफिल सेल। तो बंडल शीथ सेल्स, दीज सेल्स सराउंड्स वैस्कुलर बंडल्स, दीज सेल्स आर मल्टी लेयर्ड। ये कई लेयर में सेल्स होते हैं, ध्यान देना, कई लेयर में सेल्स होते हैं। दीज सेल्स आर मल्टी लेयर्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ये देखिए इनमें कहीं भी आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं दिख रहा है, जबकि ये जो मेजोफिल सेल्स होते हैं ये लूजली अरेंज होते हैं, इनके बीच में आपको स्पेसेस दिख जाएगा। ये देखिए ना, ये बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है, जबकि बंडल शीथ सेल्स एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, इनका सेल वॉल बहुत मोटा होता है, जो ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल है, मतलब उसको ऑक्सीजन पार नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। इनका क्लोरोप्लास्ट नंबर हाई है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी ज़्यादा है, एंड साइज लार्जर। इनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी ज़्यादा होगा मेजोफिल सेल की तुलना में, और क्लोरोप्लास्ट का साइज भी बड़ा होगा, इसलिए हमने बोला था डाइमॉर्फिक। और इनका क्लोरोप्लास्ट एग्रेनल होता है, एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, मतलब ग्रेना लैमली होगा ही नहीं, सिर्फ स्ट्रोमा लैमली होगा। और जब ग्रेना लैमली नहीं होगा, और यहाँ वाले पे ग्रेना लैमली, स्ट्रोमा लैमली दोनों था, यहाँ पे एग्रेनल है, कोई ग्रेना लैमली होगा ही नहीं, मतलब PS2 नहीं होगा, NADP रिडक्टेज भी नहीं होगा, तो ओनली PS1 प्रेजेंट, PS2 एब्सेंट। तो ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स, केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, ATP बनेगा बस, NADPH2 नहीं बनेगा। C3 साइकिल ऑपरेट्स। बंडल शीथ सेल में
C3 साइकिल ऑपरेट होगा और मेजोफिल सेल में C4 साइकिल। तो दो अलग अलग सेल में C4 प्लांट में साइकिल चल रहा है, दो अलग अलग सेल में, C3 साइकिल अलग सेल में, C4 साइकिल अलग सेल में। हालांकि दोनों एक ही टाइम पे होता है, एक ही टाइम पे होगा लेकिन अलग अलग सेल में होगा। ठीक है, तो अब हम आपको C4 साइकिल का डायग्राम बना के दिखाने वाले हैं। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम डायग्राम बना के दिखाएं। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साइकिल। ये हमने दिखा रखा है, ये C4 साइकिल पूरा दिखा रखा है। ठीक है, ये मेजोफिल सेल है और ये बंडल सीथ सेल है, मेजोफिल सेल्स और बंडल सीथ सेल्स। तो आपने देखा था कि बंडल सीथ सेल के जस्ट बाहर क्या था, मेजोफिल सेल। तो ये बंडल सीथ सेल है, इसके जस्ट बाहर ये मेजोफिल सेल है। तो देखिए, जो बंडल सीथ सेल है, बंडल सीथ सेल के साइटोप्लाज्म में PEP होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। तो एटमॉस्फेयर से CO2 आया और ये वाटर के साथ में मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ये H2CO3 बना लिया। फिर इसका जब फर्दर ब्रेकडाउन हुआ तो CO2 निकला। तो यहाँ पे पेपकेज एंजाइम है, पेपकेज मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और इसने क्या किया, PEP का मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो पेपकेज ने फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का कार्बोक्सिलेशन करा दिया, इसमें 3 कार्बन में एक CO2 ऐड कर दिया, तो 4 कार्बन हो गया। तो बन गया ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बन गया। और जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होता है इसमें 4 कार्बन है, इसीलिए नाम पड़ गया C4 साइकिल, क्योंकि जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, सबसे पहला प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में 4 कार्बन होता है, इसलिए नाम पड़ गया C4 साइकिल। ठीक है, तो ये जो पेपकेज एंजाइम होता है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये जो पेपकेज एंजाइम है, ये एंजाइम मौजूद है, प्रेजेंट इन मेजोफिल सेल साइटोप्लाज्म, मेजोफिल सेल साइटोप्लाज्म, ये मेजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन मेजोफिल सेल साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में रहता है मेजोफिल सेल के। तो यही कार्बोक्सिलेशन कराता है PEP का, जिससे ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बन गया, 4 कार्बन, इसलिए नाम पड़ गया C4 साइकिल। अब एक एंजाइम काम करता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से मैलिक एसिड बना देता है। मैलिक एसिड में भी 4 कार्बन है और ये एसिड है। यहाँ पे NADPH2 खर्च होके NADP प्लस बन गया। ठीक है, तो इसमें भी 4 कार्बन है, ये एसिड है, इसमें भी 4 कार्बन है, ये एसिड है। तो NCERT में लिखा होगा C4 एसिड, यहाँ भी NCERT में लिखा होगा C4 एसिड। अब ये जो 4 कार्बन का एसिड है, C4 एसिड है, मैलिक एसिड, ये मेजोफिल सेल से बंडल सीथ सेल में आ जाता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये आपको प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहा है, तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मैलिक एसिड बंडल सीथ सेल में आ गया। अब मैलिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, मैलेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये 4 कार्बन एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करा देगा और यहाँ पे NADP प्लस से NADPH2 बन रहा है। यहाँ खर्च हुआ, यहाँ पे बन गया, मतलब 0, हिसाब बराबर हो गया, जितना खर्च हुआ उतना बन गया, तो बराबर हो गया। और मैलिक एसिड जो होता है इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, 4 कार्बन एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो 3 कार्बन तो बचेगा, 1 कार्बन कहाँ गया, CO2 के फॉर्म में निकल गया। अब ये जो CO2 निकला है, इसी बंडल सीथ सेल में बेटा, बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में RUBP रहता है। RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, ये रहता है, और यही रुबिस्को एंजाइम मौजूद है, रुबिस्को। और बेटा क्योंकि रुबिस्को को CO2 मिल रहा है, तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा और ये C3 साइकिल चल जाएगा, केल्विन साइकिल चल जाएगा, केल्विन साइकिल पूरा चलेगा। हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है C3 साइकिल एक केल्विन साइकिल, यहाँ पूरा केल्विन साइकिल चलेगा, मतलब रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन सब कुछ होगा। देखिए ना, ये CO2 फिक्सेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, रिडक्शन, रीजनरेशन सब कुछ होगा। ये C3 साइकिल चल गया। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है, 3 कार्बन का एसिड, पायरुविक एसिड, ये जो C3 एसिड है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल सीथ सेल से ये मेजोफिल सेल में पहुंच गया। अब पायरुविक एसिड यहाँ पहुंचा, अब एक एंजाइम काम करेगा PPDK, मतलब पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम काम करेगा, जिससे पायरुविक एसिड से फिर से बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और
यहाँ पे 2 ATP खर्च होगा, देखिए 2 ATP खर्च हुआ है, और यहाँ ATP से डायरेक्टली AMP बनेगा, ADP नहीं बनेगा। ट्राई से डाइफॉस्फेट नहीं बनेगा, ट्राई से मोनोफॉस्फेट बनेगा, मतलब 2 IPP निकलेगा। PI या IP लिखा रहा है मतलब एक फॉस्फेट निकल रहा है, और IPP लिख रहा है या PPI लिख रहा है मतलब इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट निकल रहा है, मतलब 2 फॉस्फेट निकल रहा है। यहाँ 2 ATP खर्च होगा, ठीक है, 2 IPP निकलेगा, और पायरुविक एसिड से फॉस्फोनिल पायरुवेट बन जाएगा। तो मतलब ये फिर से रीजनरेट हो गया, PEP का फिर से रीजनरेशन हो गया, लेकिन रीजनरेशन में 2 एक्स्ट्रा ATP यहाँ खर्च होना पड़ा। तो बेटा ये जो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल में आप देखिए, मीजोफिल सेल में C4 साइकिल चल रहा है, और ये जो बंडल शीथ सेल है यहाँ पे देखिए C3 साइकिल चल रहा है, देखिए लिखा है ना C3 साइकिल, और C3 साइकिल चलेगा तभी तो शुगर बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। मतलब C3 साइकिल C4 प्लांट में भी चल रहा है, यहाँ पे मीजोफिल सेल में चल रहा है C4 साइकिल, बंडल शीथ सेल में चल रहा है C3 साइकिल। तो एक चीज ध्यान देना, C4 प्लांट में दोनों साइकिल चल रहा है। तो फॉर वन CO2 फिक्सेशन या रिडक्शन बाय C4 प्लांट, C4 प्लांट में जब एक कार्बन का फिक्सेशन करना है, रिडक्शन करना है, तो देखिए 2 ATP खर्च होगा कंज्यूम्ड इन C4 साइकिल इन मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल में 2 ATP खर्च होगा, प्लस 3 ATP प्लस 2 NADPH2 कंज्यूम्ड इन C3 साइकिल इन बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में भी तो C3 साइकिल होता है बेटा, C3 साइकिल, और C3 साइकिल में एक कार्बन के पीछे 3 ATP 2 NADPH2 खर्च होता था, 3 ATP और 2 NADPH2 खर्च होता था पर कार्बन। तो टोटल C4 प्लांट में दोनों साइकिल चल रहा है, तो टोटल मिला के पर कार्बन के पीछे कितना, 3 2 5 ATP और 2 NADPH2 खर्च होगा पर कार्बन के पीछे। तो C4 प्लांट ज़्यादा महंगे हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि ये 2 ATP एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ C3 प्लांट। C3 प्लांट आपको याद है कार्बन के पीछे 3 ATP 2 NADPH2 खर्च करता था। C4 प्लांट कितना, 5 ATP और 2 NADPH2 खर्च कर रहा है, मतलब 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। NADPH2 दोनों में बराबर खर्च हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 ATP खर्च हो रहा है ना। तो फॉर वन, ध्यान देना, फॉर 1 हेक्सोज शुगर फॉर्मेशन, फॉर 1 ग्लूकोज शुगर फॉर्मेशन, मतलब 6 CO2 फिक्स करना पड़ेगा एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो 6 CO2, एक CO2 के पीछे इतना खर्चा है, तो 6 CO2 के पीछे 6 × 5 और 6 × 2 मतलब 30 ATP और 12 NADPH2 खर्च होगा। तो फॉर सिंथेसाइजिंग 1 ग्लूकोज बाय C4 प्लांट्स 30 ATP एंड 12 NADPH2 कंज्यूम्ड। जबकि C3 में कितना खर्च हुआ था, 6 × 3 6 × 2, मतलब C3 प्लांट में टोमेटो वगैरह में 18 ATP और 12 NADPH2 खर्च होता था एक ग्लूकोज बनाने के लिए। यहाँ पे 30 ATP और 12 NADPH2 खर्च हो रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस आया। मतलब जैसे मेज का प्लांट है C4 प्लांट, उसको एक ग्लूकोज बनाना है, और टोमेटो का प्लांट C3 प्लांट है, उसको एक ग्लूकोज बनाना है, कितना खर्च आएगा। टोमेटो में 12 ATP, 12 टोमेटो में 18 ATP 12 NADPH2 खर्च होगा, और मेज में 30 ATP और 12 NADPH2 खर्च होगा। मतलब डिफरेंस कितना आया ग्लूकोज बनाने के लिए, 12 ATP का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो C4 प्लांट्स आर मोर एक्सपेंसिव बट मोर प्रोडक्टिव देन C3 प्लांट्स। C4 प्लांट एक्सपेंसिव है, 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट, बट इनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, हाइयर यील्ड है, क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता एक बार बताइए। मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल में रुबिस्को है ही नहीं, पेप्केज है। देखिए CO2 फिक्सेशन हो रहा है, पेप्केज है, रुबिस्को है ही नहीं। और बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में रुबिस्को है, लेकिन ऑक्सीजन है ही नहीं, CO2 है, ऑक्सीजन है ही नहीं। क्यों ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, PS2 है ही नहीं। और जब PS2 नहीं है तो अंदर CO2 प्रोड्यूस, अंदर ध्यान दो, जब PS2 नहीं है तो वाटर का स्प्लिटिंग होगा नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होगा नहीं, अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता क्योंकि PS2 एब्सेंट है। और बाहर ये एटमॉस्फेयर से अंदर, एटमॉस्फेयर से अंदर ऑक्सीजन जा नहीं सकता, नहीं जा पाएगा इस सेल के अंदर ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि बंडल शीथ सेल का सेल वॉल थिक था, हम बताए थे सेल वॉल मोटा होता है, बाहर से ऑक्सीजन बंडल शीथ सेल के अंदर जा नहीं सकता।
और अंदर खुद से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो नहीं सकता क्योंकि pH2 एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं रुबिस्को को। तो रुबिस्को किसकी तरह काम करेगा? कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीजनेज बन ही नहीं पाएगा। और CO2 कहाँ से आएगा? CO2 एटमॉस्फेयर से थोड़ी ना आ रहा है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में CO2 मैलिक एसिड जो है 4 कार्बन एसिड है, इसके डिकार्बोक्सिलेशन से आ रहा है। मतलब रुबिस्को यहाँ पे ऑक्सीजनेज की तरह काम कर ही नहीं सकता, सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए बेटा, बना लो। तो बेटा ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। C4 प्लांट्स आर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव बट मोर प्रोडक्टिव देन C3 प्लांट्स। अगर C3 प्लांट और C4 प्लांट को हम कंपेयर करें तो C4 प्लांट जो होते हैं, C4 प्लांट्स आर मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीले हैं। क्यों? क्योंकि 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च करा रहे हैं ना। C3 3 ATP खर्च करता था, ये 5 ATP पर कार्बन। तो बट लेकिन इनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, बट मोर प्रोडक्टिव देन C3 प्लांट। इनका यील्ड ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट इन C4 प्लांट्स। PPDK पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम जो होता है इस कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम, ये कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम है, लो टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाता है। ध्यान देना, PPDK एंजाइम इज कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम, दैट्स वाई, लिख लो इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई द प्रोडक्टिविटी ऑफ C4 प्लांट्स डिक्रीजेज एट लो टेम्परेचर। जो C4 प्लांट्स होते हैं ये ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज के लिए अडेप्टेड हैं। लो टेम्परेचर पर इनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक एंजाइम होता है PPDK एंजाइम, ये कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम होता है। पेपकेज एंजाइम जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ये मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, हम पीछे लिखा चुके हैं। एंड इंड्यूसेस पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो इतना खुला रहता है उसको पार्शियली बंद कर देता है, क्लोज कर देता है पार्शियली, थोड़ा सा खुला रहेगा, पार्शियली क्लोज कर देगा। इससे वाटर लॉस क्या होगा? मिनिमाइज हो जाएगा। टू मिनिमाइज दस रिड्यूसिंग वाटर लॉस कम कर देगा। मतलब C3 प्लांट ज़्यादा वाटर लॉस करेगा, C4 प्लांट कम करेगा। C4 प्लांट्स accumulates large amount of organic acids which reduces the alkalinity of soil। जो C4 प्लांट है अपने अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक एसिड स्टोर कर लेता है। पढ़ा तो था भी आपने, डायग्राम में देखा तो था, मैलिक एसिड, ऑक्जेलोस्टिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और ये एसिड सॉइल के एल्कलाइनिटी को, सेलानिटी को रिड्यूस कर देता है। तो ये एल्कलाइन सॉइल में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। C4 प्लांट्स आर एडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज। जो C4 प्लांट्स हैं ना, ये ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब आप देखोगे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं आराम से। जबकि जो C3 प्लांट्स हैं वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे एडाप्ट रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। अगला है कैम पाथवे। कैम का फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम पाथवे, कैम का फुल फॉर्म है अकर्स इन कैम प्लांट्स। जो कैम पाथवे है अकर्स इन कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स। ये कैम का फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कैम प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स के कैम, मतलब कैम प्लांट डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनमें वाटर को बचाने के लिए एक पाथवे चलता है, मैकेनिज्म चलता है, जिसको हम बोलते हैं कैम पाथवे। एग्जाम्पल क्या है कैम प्लांट्स के? चिनोपोडियम, चिनोपोडियम बथुआ होता है, बथुआ खाया होगा। चिनोपोडियम क्रेसुला, क्रेसुला प्लांट है। एक्चुअल में जो कैम पाथवे है, कैम का पूरा नाम है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम पाथवे सबसे पहले प्लांट की एक फैमिली है क्रेसुलेसी फैमिली। क्रेसुलेसी फैमिली में रिपोर्ट हुआ था, इसलिए नाम पड़ गया क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो उसी फैमिली का एक प्लांट है क्रेसुला। तो चिनोपोडियम, क्रेसुला, पाइनएप्पल, ब्रायोफिलम, कैक्टस, कलांचो, यूफोर्बिया, अगेव, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल तो 2 बार लिख दिया हमने। ये सब जो होता है बेटा, ये सब कैम प्लांट्स हैं जिसमें ये पाथवे चलेगा। और ये जो कैम प्लांट्स होते हैं बेटा, इनमें वाटर को बचाने का तरीका है। डेजर्ट में वैसे भी पानी कम है तो पानी को इनको बचाना होता है। तो इनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कोटो मतलब रात में, डार्क में,
तो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा फाउंड इन दीज प्लांट्स, मतलब स्टोमेटा दिन में बंद रहेगा, रात में खुलेगा, डे टाइम क्लोज्ड, नाइट टाइम ओपनिंग, ठीक है। इनका स्टोमेटा दिन में बंद रहेगा, रात में खुलेगा, पानी को बचाने के लिए होता है। एक्चुअल में है क्या ना, हम लोगों में परस्पायरेशन होना, पसीना निकलना, और प्लांट में ट्रांसपिरेशन होना, दोनों बात सेम है। प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तो ट्रांसपिरेशन करके वो हीट लॉस कर देता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तो पसीना निकलता है, पसीना से हीट लॉस हो जाता है। हालांकि पसीने से पानी भी निकलता है, ट्रांसपिरेशन में भी पानी निकलता है। तो बेटा है क्या, अब इनको पानी बचाना भी है। कैम प्लांट डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट में पानी तो बहुत कम है, इनको पानी बचाना भी है, हीट लॉस भी करना है। तो ये करते क्या है, दिन में स्टोमेटा बंद रखेंगे, और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो तपती गर्मी को झेल लेंगे। लेकिन ये करते क्या है, रात में स्टोमेटा खोलते हैं, और जब ये रात में स्टोमेटा खोलेंगे, रात में तो मौसम वैसे भी ठंडा रहेगा, तो रात में तो गर्मी कम लगेगा। जैसे रात में लाइट नहीं रहता, सन नहीं रहता है, तो गर्मी कम लगता है, रात में पसीना भी कम निकलता है। दिन में ज़्यादा पसीना निकलता है, गर्मी ज़्यादा रहता है क्योंकि सनलाइट रहता है। तो ये स्टोमेटा रात में खोलेंगे, रात में तो मौसम वैसे भी थोड़ा ठंडा रहता है, सही रहता है, तो रात में स्टोमेटा खोलेंगे, वाटर लॉस करेंगे, और क्योंकि मौसम ठंडा है तो वाटर लॉस बहुत कम होगा। लेकिन बाहर से CO2 ले लेते हैं फिक्सेशन करने के लिए, बिना CO2 प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो रात में CO2 ये लेता है, दिन में स्टोमेटा बंद रहता है, दिन में CO2 नहीं लेता, रात में CO2 लेगा और रात में ही वाटर लॉस होगा, और क्योंकि मौसम ठंडा है तो रात में कम वाटर लॉस होगा। और ये जो C4 प्लांट्स, सॉरी ये जो कैम प्लांट्स हैं, कैम प्लांट्स में बिल्कुल C4 प्लांट की तरह, C4 प्लांट की तरह कैम प्लांट्स में भी दोनों साइकिल चलता है, C3 साइकिल और C4 साइकिल, दोनों साइकिल चलता है। लाइक C4 प्लांट्स, इन कैम प्लांट्स ऑल्सो बोथ C3 एंड C4 साइकिल ऑपरेट्स। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखिए लिखे थे, इन C4 प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाई कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ट्वाइस। C4 प्लांट में 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता था, 2 बार CO2 फिक्स होता था, एक C4 साइकिल में, एक C3 साइकिल में। बिल्कुल ऐसे ही वही दोनों साइकिल यहाँ भी चल रहा है, तो यहाँ भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स ट्वाइस। तो अंतर क्या है C4 प्लांट और कैम प्लांट्स में, आप इतना इसको पहले लिखिए, फिर हम बता रहे हैं। ये अंतिम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आप इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। तो इसमें देखिए, इन कैम प्लांट्स, जो कैम प्लांट्स होते हैं बेटा, इनमें भी कार्बोक्सिलेशन अकर्स, रिएक्शन अकर्स ट्वाइस, C3 C4 साइकिल इनमें भी दोनों चलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें, डिफरेंस ये है, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पे इनमें चलता है C3 साइकिल ऑपरेट्स इन मेसोफिल सेल्स, और ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात जब रहेगा, नाइट टाइम में बेटा, रात में C4 साइकिल चलेगा, C4 साइकिल ऑपरेट्स इन मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में ही दोनों प्रोसेस होगा, ध्यान देना, दोनों प्रोसेस एक ही सेल में हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में ही, लेकिन अलग अलग टाइम पे हो रहा है, एक दिन में हो रहा है, एक रात में हो रहा है। जबकि आप देखिए जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट, इन C4 प्लांट्स, जो C4 प्लांट्स है, C4 प्लांट्स में आप देखोगे, ध्यान देना, C3 साइकिल, C4 साइकिल, यहां भी दोनों होगा। लेकिन C3 साइकिल कहां हो रहा है, इन बंडल सीथ सेल, और C4 साइकिल कहाँ हो रहा है, इन मेसोफिल सेल्स, अलग अलग सेल में हो रहा है, जबकि टाइम तो क्या है, सेम है, बोथ अकर्स एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे हो रहा है, दिन के ही समय में हो रहा है, लेकिन अलग अलग सेल में हो रहा है। जबकि जो कैम प्लांट हैं उनमें C3 साइकिल और C4 साइकिल एक ही सेल में हो रहा है, लेकिन अलग अलग टाइम पे हो रहा है। यहाँ पे
अलग अलग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग सेल में हो रहा है एक ही टाइम पे, यहाँ पे एक ही सेल में हो रहा है अलग अलग टाइम पे। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। मतलब इन C3 प्लांट्स, ध्यान देना, इन C4 plants both C3 and C4 cycles are spatially uncoupled। uncoupled मतलब सेपरेटेड, अलग अलग स्पेस में हो रहा है, एक मेसोफिल सेल में, एक बंडल सेल में, बट टेम्पोरली कपल्ड, मतलब एक ही टाइम पे हो रहा है अलग अलग सेल में। वेयर एज इन कैम प्लांट्स both C3 and C4 cycles are spatially coupled but temporally uncoupled या separated, मतलब अलग अलग टाइम पे हो रहा है, हालांकि एक ही सेल में हो रहा है लेकिन अलग अलग टाइम पे। ठीक है, ये है, ये डिफरेंस है। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये भी बता दें, हालांकि क्योंकि कैम प्लांट में C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों हो रहा है, लाइक C4 प्लांट्स, तो फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, एक CO2 फिक्सेशन होना है बाय कैम प्लांट्स, तो खर्चा उतना ही आएगा जितना C4 प्लांट में आता है। 5 ATP प्लस 2 NADPH2 कंज्यूम्ड 5 ATP और 2 NADPH2 खर्च होगा। इतना ही खर्चा C4 प्लांट में भी आता था। साइकिल तो वही दोनों, यही दोनों साइकिल यहाँ भी तो चल रहा है, तो खर्चा दोनों में क्या होगा, C4 और कैम में दोनों खर्चा क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा, एक अलग बात बता दें आपको, अलग सा है, जो रोबिस्को एंजाइम होता है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है बायोस्फीयर का, ये एंजाइम इनएक्टिव रहता है, लाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। अब हम 2-4 मिनट में आपको हम बता देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये बता देते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं। अफेक्ट मतलब जो फोटोसिंथेसिस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं उसके रेट को। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, दो टाइप के फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर मतलब खुद प्लांट के क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर मतलब खुद प्लांट के फैक्टर्स। एक्सटर्नल मतलब मोस्टली ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे। तो इंटरनल फैक्टर्स में देखिए, जैसे नंबर ऑफ लीव्स, एज ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल एंड इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये सब अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, रेट को, फोटोसिंथेसिस के रेट को। एक बार बताइए, अगर लीफ का नंबर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, लीफ का एज अगर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, क्योंकि एज ज़्यादा होगा, एजिंग होगा, सेनेसेंस होगा, तो फोटोसिंथेसिस तो कम हो जाएगा ना। साइज लीफ का बड़ा रहेगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, सनलाइट की तरफ ओरिएंटेड होगा तो ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना है, क्लोरोफिल का अमाउंट उसमें कितना है, अंदर CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, ये सब डिसाइड करेगा कितना फोटोसिंथेसिस होगा ना। जितना CO2 होगा उतना ही फोटोसिंथेसिस होगा। ये सब इंटरनल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर में देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर के रेस्पेक्ट में एक आया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, प्रपोज्ड बाय ब्लैकमैन इन 1905 में 1905 में ब्लैकमैन साहब ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन गांव में अगर होता तो बोलते, हिंदी में क्या बोलते, कल्लू या कालिया, ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन ने 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये बोलता है कि जब कोई केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन एक से अधिक फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल्ड होता है, या जब किसी केमिकल प्रोसेस में कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं रेगुलेट करने के लिए, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोसेस उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, सबसे मिनिमम है, क्योंकि यही फैक्टर होता है लिमिटिंग फैक्टर। अगर इसी फैक्टर का कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, वही फैक्टर लिमिटिंग होता है, ध्यान देना। और एक बार में सिर्फ एक ही फैक्टर लिमिटिंग हो सकता है। व्हेन ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड या कंट्रोल्ड बाय more than one factors, then the rate of reaction या process depends upon the
फैक्टर विच प्रेजेंट नियर टू इट्स मिनिमल वैल्यू, जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, मिनिमम है, वही लिमिटिंग फैक्टर है। बिकॉज दिस इज द फैक्टर इफ इट्स कंसंट्रेशन चेंज्ड या इंक्रीज्ड देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंगली। इसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यही फैक्टर लिमिटिंग होता है, और एक बार में सिर्फ एक ही फैक्टर लिमिटिंग होता है, ध्यान देना। ओनली वन फैक्टर इज लिमिटिंग एट ए टाइम। एक बार में बेटा सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो लिमिटिंग होता है, एक बार में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो लिमिटिंग होता है। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या पढ़ना है पता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे हो गया, देखिए एक्सटर्नल फैक्टर में हम क्या क्या बताने वाले हैं। लाइट है, CO2 है, टेम्परेचर है और वाटर। लाइट, CO2, टेम्परेचर और वाटर, ये हम सब, ये चारों एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा, ये बताने वाले हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट, CO2, टेम्परेचर और वाटर, 4 फैक्टर है। आप यहाँ पे अच्छे से समझ लो, सुन लो, सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर NCERT अच्छे से पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए लाइट, प्लांट्स गेट सैचुरेटेड एट अबाउट 10% ऑफ फुल सनलाइट। मतलब सन से जितना भी लाइट आ रहा है, अगर मान लो कड़ी धूप है, फुल सनलाइट है, तो फुल सनलाइट में 10% से भी कम अगर लाइट मिल जाता है, लेस देन 10% फुल सनलाइट में प्लांट एकदम सैचुरेट हो जाता है। मतलब लाइट का डिमांड प्लांट को लाइट का डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है फॉर फोटोसिंथेसिस, लेस देन 10% पे ही वो सैचुरेट हो जाता है। इसका मतलब लाइट कोई लिमिटिंग फैक्टर प्लांट के लिए नहीं है, एक्सेप्ट जो प्लांट्स शेड प्लांट्स हैं, जो छाए में ग्रो करते हैं, सियोफाइट्स हैं जो छाए में ग्रो करते हैं, या फिर कोई प्लांट जो डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करता है। तो जो डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करेगा, बड़े बड़े प्लांट होंगे, बड़े बड़े प्लांट का जो कैनोपी होता है, ग्रीन कवरिंग होता है, वो सारा लाइट ले लेता है। तो जो छोटे वाले प्लांट होते हैं उनको 10% लाइट भी नसीब नहीं होता, या जो शेड प्लांट है, छाए में ग्रो करते हैं, उनको भी 10% लाइट नसीब नहीं होता। तो उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता है या हो सकता है। बाकी अदर प्लांट में लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, रेयरली होता है, क्योंकि 10% तो लगभग सबको मिल जाता है यार, कुछ ही प्लांट हैं। तो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स, एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स, शेड प्लांट्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग इन डेंस फॉरेस्ट, इनके लिए लिमिटिंग है। बाकी रेयरली होता है, क्योंकि फुल सनलाइट के लेस देन 10% लाइट पे वो सैचुरेट हो जाता है। लीनियर रिलेशनशिप इज ऑब्टेन्ड बिटवीन इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन एट लो लाइट कंसंट्रेशन। ध्यान देना, अगर मान लो, बात समझना, अगर मान लीजिए प्लांट में लाइट बहुत कम था, 10% भी नहीं था, अगर प्लांट को लाइट बहुत कम मिल रहा था, 10% भी नहीं मिल रहा था, इसका मतलब लाइट लिमिटिंग फैक्टर था, 10% भी नहीं मिल रहा था, और आपने क्या किया, लाइट बढ़ाना शुरू कर दिया, लाइट ज़्यादा देना शुरू कर दिया, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ेगा। आपको लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा। ऐसे लीनियर ग्राफ, NCERT में ग्राफ बना होगा, लीनियर, एक साइड में आप दिखा दो CO2 फिक्सेशन, एक साइड में दिखा दो लाइट, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा जैसे जैसे लाइट बढ़ेगा। क्यों? लाइट कम था पहले से ही, ध्यान देना, लो लाइट था, लाइट कम था और आपने लाइट बढ़ाया, मतलब लाइट लिमिटिंग फैक्टर रहा होगा। और अगर बेटा लाइट पहले से ही ऑप्टिमम है और आप लाइट बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि लाइट तो लिमिटिंग फैक्टर था ही नहीं। एक बार में सिर्फ एक ही फैक्टर लिमिटिंग हो सकता है ना, और बहुत ज़्यादा लाइट दोगे तो क्लोरोफिल डैमेज भी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, ये भी है। CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 चारों फैक्टर में सबसे लिमिटिंग फैक्टर, सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर CO2 है। क्यों? बिकॉज वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 0.03 से 0.04% है, बहुत कम है। तो CO2 सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो 0.03 से 0.04 के बीच में, इतना परसेंट के बीच में, और आप 0.04 से
अगर हम 0.05 कर दें, मतलब 0.01% अगर हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्लांट कम CO2 से परेशान था, मतलब CO2 का कंसंट्रेशन कम था जिससे प्लांट बहुत परेशान था, फोटोसिंथेसिस उसमें कम हो पा रहा था। तो ये सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए इफ CO2 कंसंट्रेशन, मान लीजिए किसी प्लांट में CO2 कम था और आपने धीरे धीरे CO2 बढ़ाया, ठीक है, और लाइट पहले से ऑप्टिमम है, ध्यान देना लाइट पहले से ही ऑप्टिमम है, मतलब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, CO2 कम है, मतलब लाइट ऑप्टिमम है, CO2 कम है, मतलब लाइट ऑप्टिमम नहीं है, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, CO2 कम है। तो देखिए इफ CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड, अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन ऑल्सो इंक्रीजेज एट हाई लाइट इंटेंसिटी। ध्यान देना कंडीशन है लाइट क्या हो, लाइट ऑप्टिमम हो, हाई हो, CO2 कम हो, मतलब CO2 लिमिटिंग फैक्टर हुआ। तो CO2 बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, दोनों में बढ़ेगा, दोनों रेस्पॉन्ड करेंगे टू इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन। लेकिन अगर मान लो हम C3 और C4 प्लांट दोनों प्लांट को ऐसे एरिया में रख दे जहां पे लाइट पहले से कम है, लाइट कम है, और आप CO2 बढ़ाओगे तो कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। क्यों, एक बार बताओ, लाइट पहले से कम है और आप CO2 बढ़ा रहे हो, मतलब पहले से ही लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, और एक बार में सिर्फ एक ही फैक्टर तो लिमिटिंग होता है। तो लाइट कम है, आप CO2 बढ़ा रहे हो, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसी में भी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि पहले से ही लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन लाइट ऑप्टिमम है और आप CO2 बढ़ा रहे हो, अगर CO2 कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तब बढ़ेगा, क्योंकि अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, CO2 कम था ना, तब बढ़ेगा, चाहे C3 प्लांट हो या C4 प्लांट, दोनों प्लांट में बढ़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा ज़रूरत किसको है, CO2 की ज़्यादा ज़रूरत किसको है, C3 प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत है CO2 की देन द C4 प्लांट। क्यों, क्योंकि C4 प्लांट अपना CO2 को खुद ही बना लेता है बंडल शीथ सेल में डिकार्बोक्सिलेशन से 4 कार्बन एसिड के, और उसमें कोई फोटो रेस्पिरेशन भी तो नहीं होता है कि ज़्यादा CO2 चाहिए। C3 प्लांट में प्रॉब्लम क्या है, अगर C3 प्लांट को कम CO2 मिलेगा तो रुबिस को ऑक्सीजनेज बन जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन चल जाएगा, तो उसका बैंड बच जाएगा, वेस्टफुल हो जाएगा सारा प्रोसेस। तो ज़्यादा CO2 की ज़रूरत C3 प्लांट को है देन द C4 प्लांट्स। ठीक है, तो देखिए इन C3 प्लांट्स CO2 is more limiting than the C4 plants. C4 plants get CO2 saturated at 360 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 कंसंट्रेशन, मतलब 360 ppm पार्ट्स पर मिलियन या माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 कंसंट्रेशन पे ही ये सैचुरेटेड हो जाएंगे, मतलब अब जरूरत नहीं है, 360 से ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। जबकि C3 प्लांट्स में सैचुरेशन अकर्स बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, मतलब जो C3 प्लांट है उसमें 450 माइक्रोलीटर पर लीटर से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन पे सैचुरेशन हो रहा है। मतलब ज़्यादा भुक्खड़ कौन है, ज़्यादा ज़रूरत किसको है, ज़्यादा ज़रूरत C3 प्लांट्स को है। तो एक बार बताइए, जो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस में CO2 ऑप्टिमम होता है, खूब ज़्यादा होता है, तो हम C3 प्लांट को रख दें ग्रीन हाउस में और C4 प्लांट को रख दें, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसका होगा, ज़्यादा फायदा किसका होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसका हो जाएगा, C3 प्लांट्स का, क्योंकि C3 प्लांट में CO2 मोर लिमिटिंग है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है CO2 का। तो जैसे टोमेटो है, बेल पेपर है, अगर आप इसको ग्रीन हाउस में ग्रो करा दो जहाँ पे CO2 ज़्यादा है तो इनका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है CO2 ऑप्टिमम मिल जाएगा इनको। तीसरा है टेम्परेचर जो होता है, डार्क रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है, डार्क रिएक्शन इज एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस, दस मोर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर देन द लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में एंजाइम होता है, रुबिस्को, पेप्केज, ये सब है, और एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन डिनेचर हो जाता है। यही वजह है डार्क रिएक्शन इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव देन द लाइट रिएक्शन। हालांकि लाइट रिएक्शन भी सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए, लेकिन डार्क रिएक्शन ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर C3 प्लांट्स कितना है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। C3 प्लांट लो टेम्परेचर पर रहना पसंद करते हैं, जबकि जो C4 प्लांट हैं, C4 प्लांट 30 से 40 या 30 से 45 भी लिखा हो सकता है,
30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे इनका ऑप्टिमम रेंज होता है। नेक्स्ट है, लास्ट है वाटर। वाटर जो होता है बेटा, लेस देन 1% वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, लेस देन 1% वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। 1% से भी कम पानी वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका लेस देन 1% वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस। मतलब वाटर प्लांट के लिए कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है विद रेस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस। वाटर जो होता है फोटोसिंथेसिस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली वो प्लांट को अफेक्ट करेगा, प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। कैसे? वाटर फोटोसिंथेसिस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे? जब प्लांट में पानी की कमी होगी, वाटर स्ट्रेस होगा, वाटर डेफिशिएंसी होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, और स्टोमेटा जब बंद होगा, पानी की कमी से स्टोमेटा बंद हो गया, तो स्टोमेटा बंद होने से प्लांट CO2 कैसे ले पाएगा? CO2 नहीं ले पाएगा, CO2 कम हो जाएगा, और CO2 कम होने से फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो बताइए, पानी ने इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट किया, डायरेक्टली तो CO2 ने अफेक्ट किया ना। पानी कम होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, CO2 कम अंदर जाएगा, CO2 कम अंदर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो वाटर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्लांट के ग्रोथ को, CO2 की अपटेक को, इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को। और इसके अलावा जब प्लांट में बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, लीव्स हल्का हल्का मुरझा जाता है, कर्ल कर जाता है, कर्ल करेगा तो लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो लाइट कम मिलेगा, CO2 कम मिलेगा, तब भी फोटोसिंथेसिस क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो सबसे अंतिम चैप्टर है 11th का, वो हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? या आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। नए चैप्टर के नाम है, 11th का अंतिम चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट जो होता है बेटा, इट इज़ द सम टोटल ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। दोनों को मिला के हम बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों होता है, ठीक है? तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम सबसे पहले ग्रोथ वाले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ग्रोथ के बाद फिर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डेवलपमेंट में दो चीज़ आएगा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो पहले हम बताएंगे आपको ग्रोथ क्या होता है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन आप ये पहले ही पढ़ चुके हो एनाटॉमी वाले चैप्टर में। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज in the size, number, mass, surface area, volume, length, etc. of a plant organ or its part or the cell itself, ठीक है? तो इन सब का मतलब, जो अभी हमने ये सब बताया, इन सब का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। मतलब प्लांट का कोई ऑर्गन है या पार्ट है या खुद सेल है, उनका नंबर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब बढ़ना जो होता है, ये ग्रोथ कहलाता है। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इसका क्या मतलब है सुनिएगा। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। आपने एक चैप्टर पढ़ा था, पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम बता चुके हैं ये चीज़। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, मतलब वो कभी टर्मिनेट नहीं होता। प्लांट में ग्रोथ पूरे लाइफ होता रहता है। तो देखिए, ग्रोथ हमने दिखाया प्लांट में और एनिमल में। प्लांट में जो ग्रोथ हो इनडिटर्मिनेट, लोकलाइज्ड एंड ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है, इनडिटर्मिनेट का मतलब है प्लांट में ग्रोथ कभी टर्मिनेट नहीं होता है, प्लांट में ग्रोथ पूरे लाइफ होता रहता है। लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड का मतलब है पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पे ग्रोथ होता है, वो लोकेशन है मेरिस्टेम। एंड ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ, ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम में माइटोसिस होगा, ध्यान देना, मेरिस्टेम में माइटोसिस होगा। माइटोसिस से दो सेल बनेंगे, एक सेल मेरिस्टेमेटिक रहेगा, दूसरा परमानेंट हो जाएगा। तो जो परमानेंट वाला है वो डिवाइड नहीं होगा, मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होगा। परमानेंट वाला प्लांट के बॉडी में ऐड हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक वाला डिवाइड करेगा, फिर से दो बनाएगा। और जो
फिर से 2 बनाएगा, एक मेरिस्टेमेटिक रहेगा, दूसरा परमानेंट वाला फिर से प्लांट के बॉडी में ऐड हो जाएगा। मतलब एक एक करके ना सेल्स क्या होते रहेंगे, धीरे धीरे प्लांट के बॉडी में ऐड होते रहेंगे। इसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ या ओपन एंडेड ग्रोथ। तो प्लांट में ग्रोथ इंडिटरमिनेट होता है, लोकलाइज्ड होता है और ओपन टाइप होता है। और एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो डिटरमिनेट है। ध्यान देना, एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो डिटरमिन्ड या डिटरमिनेट ग्रोथ होता है। डिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, पर्टिकुलर स्टेज तक ही हो। एंड अनलोकलाइज्ड, अनलोकलाइज्ड का मतलब क्या है, डिफ्यूज। एनिमल्स में ग्रोथ डिटरमिनेट है, मतलब पूरे लाइफ नहीं होगा, लेकिन जब तक होगा पूरे बॉडी में होगा, डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज मतलब पूरे बॉडी में होना, जैसे गैस का डिफ्यूजन पूरे एरिया में हो जाता है, ऐसे डिफ्यूज्ड है। अनलोकलाइज्ड मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं है। एनिमल में ग्रोथ पूरे लाइफ नहीं होगा, लेकिन जब तक होगा पूरे बॉडी में होगा। इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड या अनलोकलाइज्ड ग्रोथ। अब आगे हम बात करें, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। जो ग्रोथ है, ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है। ग्रोथ कितना हुआ ये पता लगाया जा सकता है। तो ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म। ये बताइए ग्रोथ क्या होता है जिससे हम बोलते हैं ग्रोथ हो रहा है। प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, प्रोटोप्लाज्म के बढ़ने से ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, लेकिन प्रोटोप्लाज्म कितना बढ़ा है इसको मेजर करना डायरेक्टली बड़ा डिफिकल्ट है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म विच इज़ डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स वाई सेल नंबर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेंथ, मास, साइज एटसेट्रा आर यूज्ड टू मेजर ग्रोथ। तो ग्रोथ कितना हुआ ये प्रोटोप्लाज्म, ग्रोथ प्रोटोप्लाज्म बढ़ने से होता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म कितना बढ़ा ये डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। यही वजह है अदर पैरामीटर लेते हैं, सेल का नंबर, साइज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, ये सब लिया जाता है ना ये। अब जैसे पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब इंक्रीज इन लेंथ, तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कैसे होगा, लंबाई में होगा, लेंथ में होगा। लीव्स का ग्रोथ होगा सरफेस एरिया बढ़ने से। सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, मक्के में मेज में एक सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टेम 17,500 सेल्स प्रोड्यूस करता है, न्यू सेल्स पर आवर। तो यहाँ पे ग्रोथ किस रेस्पेक्ट में हुआ, ग्रोथ सेल के नंबर के रेस्पेक्ट में हुआ ना। सेल्स इन वाटरमेलन इंक्रीज इन साइज 3,50,000 टाइम्स, 3,50,000 टाइम्स, मतलब वाटरमेलन में जो सेल्स हैं 3.5 लाख गुना ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये बताइए यहाँ ग्रोथ हुआ किसके रेस्पेक्ट में, साइज के रेस्पेक्ट में हुआ। तो सब ग्रोथ है, अलग अलग रेस्पेक्ट में ग्रोथ हो रहा है, कहीं पे नंबर के रेस्पेक्ट में, कहीं साइज के रेस्पेक्ट में, कहीं लेंथ के रेस्पेक्ट में ना। आप इसको लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। फेजेज ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ होता है बेटा, ग्रोथ 3 फेजेज में होता है। हम सारे फेजेज के बारे में बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन फेजेज 3 फेजेज में होता है। मार्फोलॉजी में आपने पढ़ा था रीजन्स ऑफ रूट, उसमें भी हमने इसी टाइप का बताया था। तो ग्रोथ जो होता है 3 फेजेज में होता है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। तो क्या है आप देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक फेज है, मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल्स होते हैं, सेल्स, द सेल्स ऑफ दिस फेज हैव थिन सेलोजिक सेल वॉल। जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक फेज में होते हैं उनका थिन सेलोजिक सेल वॉल होता है, प्राइमरी नेचर का होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है उनका। सेल का साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज्ड, एंड हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड हैव वेरियस प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस बिटवीन द सेल्स। जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में वेरियस प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है ना। तो जो मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल्स होते हैं, थिन सेलोजिक सेल वॉल होता है प्राइमरी नेचर का, सेल का साइज स्मॉल रहता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म रहता है, वेरियस प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में वेरियस प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होता है। और इलोंगेशन फेज की अगर हम बात करें तो जो इलोंगेशन रीजन होता है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन के प्रॉक्सिमल होता है, प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक रीजन। जो इलोंगेशन रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन के प्रॉक्सिमल होता है। सेल्स हैव इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, मतलब इस फेज में जो सेल्स होते हैं, सेल्स का वैक्यूल इंक्रीज्ड रहता है, सेल्स हैव इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, उनका वैक्यूल का साइज बढ़ा हुआ रहता है।
हैव न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, उनका सेल वॉल जो होता है उन न्यू सेल वॉल डिपोजिशन मतलब मेरिस्टेमेटिक फेज में था तो प्राइमरी सेल वॉल था, इलोंगेशन फेज में आ गया तो उनमें नया सेल वॉल डिपॉजिट हो गया, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल आ गया, उनका सेल वॉल सेकेंडरी नेचर का हो गया। एंड हैव एंड अंडरगॉन इलोंगेशन, सेल्स इलोंगेट होते हैं जिससे लंबाई बढ़ता है, ठीक है। वैक्यूल बढ़ गया, सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन हो गया, सेल का लेंथ बढ़ गया जिससे प्लांट की ऑर्गन का लेंथ बढ़ेगा। तीसरा है मैचुरेशन, जो मैचुरेशन फेज या मैचुरेशन रीजन होता है ये इलोंगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल होता है। प्रेजेंट प्रॉक्सिमल मतलब नज़दीक, डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब नज़दीक। प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन फेज, सेल्स ऑफ दिस फेज अटेन मैक्सिमम साइज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूलेशन, मतलब इस फेज में जो सेल्स होंगे वो मैक्सिमम साइज अटेन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूलेशन, सेल वॉल डिपोजिशन एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन एंड बिकम परमानेंट। सेल्स परमानेंट हो जाते हैं, ध्यान देना, इस रीजन में जो सेल्स होंगे इस फेज में वो मैक्सिमम साइज अटेन कर लेंगे। मैक्सिमम साइज किस रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूलेशन, सेल वॉल डिपोजिशन एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन। और सेल्स परमानेंट हो जाते हैं, सेल्स बिकम परमानेंट। सेल्स परमानेंट हो जाते हैं मतलब उनमें जो डिवीजन का कैपेसिटी होता है वो लॉस हो जाता है, सेल्स मेच्योर हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं और मैक्सिमम साइज अटेन कर लेते हैं, मतलब उनका प्रोटोप्लाज्म बढ़ने वाला नहीं है, सेल वाला उससे ज़्यादा थिक नहीं होगा, वैक्यूल उससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है इस स्टेज में। अगला हेडिंग है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। जाहिर सी बात है बेटा, जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रोथ कोई ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो क्या क्या है? लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ग्रेविटी। इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लाइट जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ के लिए। लाइट प्लांट के इनिशियल ग्रोथ के लिए लाइट जरूरी नहीं है। लाइट नॉट एसेंशियल फॉर द इनिशियल ग्रोथ बट रिक्वायर्ड फॉर द लेटर स्टेजेस, लेटर ग्रोथ। बाद के ग्रोथ के लिए लाइट जरूरी होता है। जैसे आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी होता है, फ्लावरिंग करने के ज़रूरी होता है, फॉर फ्लावरिंग एंड फोटोसिंथेसिस। इनिशियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीजन जो होता है ये रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होता है, फूड के ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होता है। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर हर एक प्लांट का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है और उस रेंज से अगर इधर उधर डेविएशन होता है तो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होता है, हार्मफुल होता है। जैसे जो C3 प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25, और C4 प्लांट के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। न्यूट्रिएंट्स में आपने पढ़ा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े हुए हैं मिनरल न्यूट्रिशन में। वाटर जो होता है ये सेल को टर्जिड बना देता है, टर्जिड बना देता है जिससे सेल का शेप मेंटेन रहता है। इसके अलावा वाटर जो होता है ये हमने बताया सेल का टर्जिडिटी मेंटेन करता है, सेल का शेप मेंटेन करता है। इसके अलावा ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी रिक्वायर्ड है। जो वाटर होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी रिक्वायर्ड है। एंजाइमेटिक हाइड्रोलेजेज होते हैं ना, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो वाटर मीडियम में काम करते हैं, वाटर चाहिए होता है। ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये भी प्लांट के ग्रोथ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेविटी कैसे रोल प्ले करेगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यही डायरेक्शन और ओरिएंटेशन दिखाता है। ध्यान देना, ग्रेविटी रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, स्टेम, रूट। मतलब जैसे सीड को आपने बोया, रेडिकल से रूट बनेगा, रूट नीचे जाएगा, शूट ऊपर जाएगा, तो कौन डिसाइड करता है कि कौन नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा? ये ग्रेविटी ही डिसाइड करता है। रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है ना, और शूट सिस्टम नेगेटिव
जियोट्रॉपिक होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, ऊपर जाता है। रूट जो होता है, रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, वो नीचे की तरफ जाता है। शूट सिस्टम नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, ये डिसाइड करता है कि ओरिएंटेशन किधर होगा, कौन नीचे की तरफ जाएगा, कौन ऊपर की तरफ जाएगा प्लांट का ऑर्गन, ये ग्रेविटी ही डिसाइड करता है ना। तो आप इसको ना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखना, अब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ रेट क्या है आपको हम बता दें। ग्रोथ रेट होता है इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है मैथमेटिकली, एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। जो ग्रोथ रेट होता है ये इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम है, मतलब एक टाइम में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना ग्रोथ बढ़ा है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है। ग्रोथ रेट दो टाइप का है, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। जो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट होता है बेटा, इसमें ये बहुत स्लो टाइप का ग्रोथ है। इसमें आप देखोगे 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब एक एक करके बढ़ेगा। ये किसकी खासियत है जानते हैं? ये फीचर है माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स की। जिस सेल्स में माइटोसिस होता है उसकी ये फीचर है। जैसे मेरिस्टेम हो गया ना, मेरिस्टेम, ये माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स की फीचर है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की फीचर है। इसमें जैसे आप देखिए 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, जैसे मान लीजिए एक सेल है, एक मेरिस्टेम है, माइटोसिस हुआ, 2 सेल बना, एक सेल तो परमानेंट हो जाएगा, दूसरा मेरिस्टेमेटिक रहेगा। फिर डिवीजन सिर्फ एक में ही होगा, दूसरा तो परमानेंट हो गया। फिर एक सेल में डिवीजन हुआ, फिर से उससे 1 से 2 बना, फिर एक मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, एक परमानेंट, मतलब हर बार एक एक सेल बढ़ता जाएगा। मतलब 1 से 2 सेल बनेगा, फिर 3, ये बताइए 1 से 2 सेल बना, एक मेरिस्टेमेटिक हो गया, दूसरा परमानेंट। अगर दोनों डिवाइड करते तो 2 से 4 बनता, डिवाइड सिर्फ एक ही करेगा तभी तो 2 से 3 बनेगा ना। तो ये अरिथमेटिक ग्रोथ होता है। ओनली वन डॉटर सेल्स डिवाइड एंड द अदर सेल डिफरेंशिएट्स एंड बिकम परमानेंट, दूसरा वाला परमानेंट हो जाता है। अगर हम ग्राफ बनाए, ग्राफ ऑन प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ लेंथ L अगेंस्ट टाइम T, अगर हम ग्राफ बनाए तो आपको लीनियर ग्राफ ऑब्टेंड होगा, लीनियर ग्राफ ऑब्टेंड। तो देखिए यहाँ पे एक साइड में हमने दिखा दिया है ग्रोथ, और ग्रोथ हमने यहाँ पे लिया है लंबाई, लेंथ L ले लिया, और यहाँ पे दिखा दिया टाइम T। तो टाइम के साथ साथ में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये बताइए, ये आपको लीनियर ग्राफ मिला है, एक सीधा लाइन गया, लीनियर मिला है। ये हमने यहाँ से क्यों लिया, एकदम नीचे से क्यों नहीं लेते? क्योंकि थोड़ा बहुत तो ग्रोथ पहले का ही रहा होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक L0 है, L0 दिखाता है इनिशियल ग्रोथ को, लेंथ एट टाइम 0 इनिशियल ग्रोथ को दिखाता है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ देखिए लंबाई बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ जो इक्वेशन है अरिथमेटिक ग्रोथ का, जो इक्वेशन है LT इक्वल टू L0 प्लस RT, ये इक्वेशन है, याद रख लेना। LT क्या है? लेंथ एट टाइम T, मतलब फाइनल लेंथ। LT क्या है? लेंथ एट टाइम T, मतलब ये फाइनल लेंथ है। L0 क्या है? लेंथ एट टाइम 0 है, 0 टाइम, मतलब जब से मेजरमेंट करना शुरू किया तब कितना लेंथ था, तो ये इनिशियल लेंथ हो गया। R है ग्रोथ रेट और T है टाइम। तो आपको ये लीनियर ग्राफ ऑब्टेंड होगा। दूसरे में देखिए ज्योमेट्रिक ग्रोथ में 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके का ग्रोथ हो रहा है। ये फास्ट ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टाइप का है। ज्योमेट्रिक वाला जो होता है फास्ट ग्रोथ होता है, 1 से 2, फिर 4, 8, 16 इस टाइप का। बोथ द डॉटर सेल्स डिवाइड, दोनों डॉटर सेल्स यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रोथ है, ज़्यादातर आपको इसी तरीके का ग्रोथ मिलेगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रोथ। और मतलब ये ज़्यादातर आपको इसी टाइप का, जैसे मान लीजिए टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर में आप जो सेल्स को ग्रो कराते हो, नॉर्मल कल्चर में आप जो ग्रो कराते हो सेल्स को, तो उसमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही होता है। तो ऑन प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे जैसे हमने वेट ले लिया है अगेंस्ट टाइम T, तब आपको
एस शेप्ड या सिग्मोइडल कर्व ऑब्टेंड होगा। वहाँ पे लीनियर था, यहाँ पे सिग्मोइडल एस शेप्ड मिलेगा। देखिए ना, ये एस शेप्ड आपको मिला है। तो यहाँ पे आप देखिए एक साइड में हमने दिखा दिया, बेटा ध्यान दो, एक साइड में हमने दिखा दिया है ग्रोथ, और यहाँ पे हमने ले लिया है वेट, और एक साइड में हमने दिखा दिया है टी टाइम, एक साइड में हमने टाइम दिखा दिया है। अब बेटा आप लोग ध्यान देना कि टाइम बढ़ने के साथ साथ में वेट बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो शुरुआत में देखिए लैग फेज है, लैग फेज, फिर ये लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज है, फिर स्टेशनरी फेज है। तो इनिशियल ग्रोथ बहुत स्लो है, लैग फेज जो होता है, लैग मतलब पीछे रह जाना, इनिशियल ग्रोथ बहुत स्लो है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ने के साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ रहा है, लॉग फेज में ग्रोथ बढ़ रहा है। रिसोर्सेस बढ़ेंगे तो ग्रोथ भी बढ़ेगा लॉग फेज में, लेकिन जब लॉग फेज में ग्रोथ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे, सेल का साइज बढ़ेगा, जिससे जो न्यूट्रिएंट कंजम्पशन होगा, न्यूट्रिएंट कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और जब न्यूट्रिएंट कंजम्पशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिएंट डिप्लीट होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, जिससे जो ग्रोथ बढ़ रहा था लगातार अब वो ग्रोथ रुक जाएगा, स्टेशनरी फेज आ जाएगा। तो जैसे टिश्यू कल्चर में या नॉर्मल कल्चर में आप प्लांट को ग्रो कराते हो तो उसमें आपको एस शेप्ड ही मिलेगा। तो ग्रोथ लॉग फेज में बढ़ा था, लेकिन न्यूट्रिएंट डिप्लीट होता जाएगा ना, उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाएगा, स्टेशनरी फेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है W1 इक्वल टू W0 या W0 e का पावर RT। क्या है ये? W1 क्या है? फाइनल वेट है, वेट एट टाइम 1 मतलब फाइनल वेट है। W0 क्या है? इनिशियल वेट है, वेट एट टाइम 0। E क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉग है। R क्या है? ग्रोथ रेट है। T क्या है? T टाइम है, ध्यान देना T टाइम है यहाँ पे ना। तो ये इक्वेशन है जियोमेट्रिक ग्रोथ का, W1 इक्वल टू W0 e का पावर RT, ये आपका इक्वेशन है। तो आप इसको लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना आप लोग, हेडिंग है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ रेट। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करने वाले हैं ग्रोथ रेट का, मतलब ग्रोथ रेट कितना बढ़ा है, कितना क्वांटिटी में ग्रोथ बढ़ा है, ग्रोथ हुआ है, कितना क्वांटिटी में ग्रोथ हुआ है। तो कोई दो सिस्टम है ए और बी, उनका हमको ग्रोथ रेट का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है, ठीक है। इट कैन बी डन बाय 2 मेथड्स, 2 मेथड से हम ग्रोथ रेट का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं। एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट AGR, दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट या RGR, ठीक है। AGR और RGR। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होता है ये क्या है? टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ टोटल कितना ग्रोथ हुआ, ये होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है? रिलेटिव मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव ग्रोथ रेट है, कोई ना कोई रिलेटिव मतलब किसी के रिलेटिव में कितना ग्रोथ हुआ। तो RGR का इसको निकालने का फार्मूला है RGR इक्वल टू AGR अपॉन इनिशियल साइज इंटू 100, और साइज जितना कम होता है RGR उतना ही ज़्यादा होता है, ये याद रखना आप लोग। तो देखिए लीफ A और लीफ B, 2 लीफ हम यहाँ पे दिखा रखे हैं, एक लीफ A है एक लीफ B है। तो ये जो लीफ A है बेटा, इसमें आप देखिएगा ये जो लीफ A है इसका ओरिजिनल साइज कितना था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ये जो लीफ A है इसमें आप देखेंगे इसका ओरिजिनल साइज था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसका ओरिजिनल साइज था, और ग्रोथ होने के बाद ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब टोटल ग्रोथ कितना हुआ? 5 से 10 हो गया, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ हुआ है। और ये लीफ B है, ये ओरिजिनली ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और 50 से ये बढ़ के ये देखिए इसका साइज बढ़ गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 55। तो ये बताइए यहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ? 5 से 10 मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ? 50 से 55 हुआ, मतलब यहाँ भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ हुआ है। मतलब इन बोथ लीव्स AGR ऑफ बोथ लीव्स आर सेम, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 से 10 हुआ 5 बढ़ा, ये 50 से 55 हुआ 5 बढ़ा, दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ A
और बी इज डिफरेंट, दोनों लीफ का, लीफ ए और लीफ बी का, दोनों का रिलेटिव ग्रोथ रेट डिफरेंट है। साइज जितना छोटा होगा आरजीआर उतना ही ज़्यादा आएगा। देखिए ये छोटा वाला लीफ है, देखिए आरजीआर ऑफ लीफ ए कैसे निकालेंगे। एजीआर कितना आया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, 5 था, 5 से 10 हो गया, मतलब 5 बढ़ा, 5 आया था। इनिशियल साइज कितना था, 5 था, तो 5 इंटू 5 इंटू 100 कर दो, 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 कर दो, कितना आया, 100% आया। और आरजीआर ऑफ लीफ बी, बड़े वाले लीफ का देखिए 5 था, ध्यान देना, एजीआर कितना है 5, 5 बढ़ा था, इनिशियल कितना था 50 इंटू 100 कर दो, 10%, मतलब बड़े वाले लीफ का आरजीआर कम आया, छोटे वाले लीफ का आरजीआर ज़्यादा आया। जबकि एजीआर दोनों का क्या था, सेम था, दोनों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा था। तो कहने का मतलब जितना साइज छोटा होगा उसका आरजीआर उतना ही ज़्यादा आता है ना। तो ये आप बना लीजिए। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो लेक्चर होगा ना उसमें ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे, 12th आ जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।